पल्लवी जी आप भी आ जाइए जी। साल हो गया रिटायर हूँ, लेकिन आवाज देने की अशोक जी रहा हूँ अनुरोध है कि आप भी आ जाइए। 10 साल हो रहा हूँ बनारस बनारस आके प्रकाश लोकार्पण में आ जाइए उसके बाद बिस्मिल्लाह सर आ जाइए सर। मेरे यहाँ वो आया हुआ है, तो मेरा एक फ्लैट अभी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और सबसे पहले मैं दीपिका के पास ही आ रहा हूँ कि इस उपन्यास की थोड़ा सा ये नहीं, मैं कहानी बताने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक जमीन के बारे में तो एक थोड़ा सा इसकी रचना प्रक्रिया के बारे में, उपन्यास के बारे में थोड़ा सा बताएं। थैंक यू मनोज जी। और मनोज जी ने जैसा कहा, मैं इस उपन्यास के फलसफे के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि कहानी तो जब आप पढ़ेंगे किताब तो पता चलेगी। फलसफा कुछ ऐसा है कि जैसे हमने बचपन से सुनते आए हैं और हमारी संस्कृति भी रही है कि हमें अपने बड़ों से सीख लेनी है, गुरुजनों से लेनी है, माता पिता से लेनी है। लेकिन कहीं कुछ हमारे 5000 साल की संस्कृति में ये छूट गया है कि हमें अपने छोटों से भी सीखना है। और जब हम अपने बड़ों से सीखते हैं तो हम कहीं सांस्कृतिक होते हैं और कहीं जड़ता भी बनी रह जाती है। लेकिन जब हम अपने छोटों से सीखते हैं, आगामी पीढ़ी से सीखते हैं, तो हम प्रगतिशील हो जाते हैं सही मायने। और नवीनीकरण होता है हमारे विजन का, हमारे परसेप्शन का, हमारे दृष्टिकोण का, हमारे व्यवहार का। तो इस चीज़ को, इस फलसफे को रखते हुए मैंने ये नॉवेल लिखा। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज मेरे साथ इस लोकार्पण में इतने दिग्गज लोग हैं। मैंने पहले कभी कल्पना नहीं की थी। और अब्दुल बिस्मिल्लाह सर तो हमेशा से बहुत मेरे प्रति उदार रहे हैं, मैं उनका बहुत आभार मानती हूँ। विकास सर, मैं बहुत खुश हूँ आज उनको इधर देख करके, क्योंकि काट का उल्लू जब पहली बार जाबिर हुसैन साहब ने स्थान दिया था दुआबा पत्रिका में, उसे पढ़ करके सबसे पहला कॉल विकास झा सर का आया था और उसी से हमारा परिचय हुआ और लंबा एसोसिएशन रहा। और दक्षिणेश्वर रॉय जी जो हैं वो तो मेरे बहुत ही प्रिय हैं, इनसे भी बहुत लंबा एसोसिएशन रहा। इनकी मैं बहुत आभारी हूँ कि आज वे हमारे साथ हैं यहाँ पर और मेरे इस खास दिन में वो यहाँ हैं मुझे बेस्ट विशेस देने के लिए। बहुत बहुत हाँ। और उनकी जो विरासत है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी के पुत्र हैं और फणीश्वर नाथ रेणु की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। और बल्कि सिर्फ उन्हीं का साहित्य मैं अंग्रेजी में अनुवाद करती हूँ और बहुत शौक से, अपने चाव से करती हूँ। तो
आज का दिन बहुत खास है और ये सभी लोग बहुत खास है। मनोज पांडे जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इतना सुंदर मौका दिया और मेरी कल्पना से अधिक मुझे दिया। बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं दक्षिणेश्वर राय जी के पास में जाऊंगा कि इस उपन्यास के बारे में, इसके लेखिका के बारे में, उनके रचनाक्रम के बारे में दो शब्द कहें। शुक्रिया। उपन्यास के बारे में तो मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने इनसे कहा कि आपका जो उपन्यास है, आपने शीर्षक जबरदस्त रखा है, क्योंकि ये काठ का उल्लू हमारे समाज का एक प्रतिबिंब है। ये एक तरह से उसको आपने शीर्षक दिया है, तो जाहिर सी बात है कि ये बेजोड़ उपन्यास होगी आपकी। और पल्लवी जी से लंबे समय से मैं जुड़ा हुआ हूँ, या हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं विभिन्न कहानियों को लेके। बाबूजी की विभिन्न कहानियों का ये ट्रांसलेट करते हैं अंग्रेजी में, और इनको उनका परमिशन चाहिए रहा होता है, तो ये फिर हमसे बात करती हैं, और जो अड़चने आती हैं तो फिर मैं विघ्न बाधाओं को दूर करता हूँ और इनके लिए आगे का रास्ता सुगम बना। तो बहुत ही संघर्षशील नारी हैं ये, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। हो सकता है कि उससे भी आगे हूँ ये। और इनकी लेखनी, मुझे लगता है कि भारत की ऐसी कोई साहित्यिक पत्र पत्रिका नहीं है जिसमें पल्लवी प्रसाद छपती ना हो, इनकी कहानियाँ ना छपती हो। तो जहाँ तक इस उपन्यास के बारे में मुझे बहुत कुछ अभी नहीं पता है, क्योंकि मैं पढ़ूंगा और उसके बाद मैं निश्चित रूप से इनको प्रतिक्रिया लिख के भेजूंगा, एक बड़ी सी प्रतिक्रिया लिख के भेजूंगा इनको। और मैं चाहूँगा कि हमारे बीच मेरे बाबूजी की फैन ये लोग हैं, और इन लोगों का फैन मैं हूँ, हमारे विकास भैया। मैंने अभी कहा सम्मानजनक हस्ताक्षर है, वो अदब की दुनिया में भी, साहित्य की दुनिया में भी वो एक ऐसे अद्वितीय नक्षत्र है। कभी कभी सर को कहता हूँ कि यह जो साधना आप कर रहे हैं दुआबा का प्रकाशन करके, यह कैसे सर आप करते हैं, मैं विस्मित रहता हूँ। और दुआबा का जब प्रकाशन, पहले थोड़ा मैं बता दूँ प्रोफेसर राजू हुसैन साहब के बारे में, जो बिहार विधान परिषद के सभापति रहे, बिहार सरकार में मंत्री रहे, राज्यसभा मेंबर रहे, मतलब सत्ता के गलियारे में रह के भी जो एक उसमें कहते हैं कि कोई सयाने ही बगैर दाग के निकल पाते हैं, तो उनमें नाम होगा जावेद हुसैन। जावेद साहब जब पत्रिका दुआबा का अंक निकलता है, ये हर अंक के साथ ही बात है। एक साइकिल वाला मेरे यहाँ आता है झोले में दुआबा का अंक लेकर के, और मुझको जब कॉपी वो देता है तो सर को फोन करता है, विकास जी को मैंने रिसीव करा दिया, और उसके करीब 10 मिनट बाद मुझको सर का फोन आता है। बहुत धीमे से बोलते हैं, बड़ा कान लगा कर सुनना पड़ता है। कैसे हैं जी? प्रणाम सर। हम लोग थोड़ा जी प्रणाम सर। पत्रिका देखने के बाद बताइए। अब ऐसी मुस्तैदी, और उसमें कहीं विज्ञापन नहीं है दुआबा पत्रिका में, एक बिंदी भर भी विज्ञापन का सहयोग नहीं है। सारा खर्च अपने घर का आटा गीला करके जावेद हुसैन साहब का। मोटी सी पत्रिका, और सबसे खूबी ये है कि नए नए लेखकों को, जो अभी आदरणीय भाई साहब ने अभी पिछले सत्र में कहा, नए नए लेखकों को सामने लाना चाहिए, बहुत संरक्षण, प्रोत्साहन। तो इसी तरह से काठ का उल्लू का जो है, मैंने अध्ययन किया अचानक दुआबा में, मैंने देखा पल्लवी उसमें मोबाइल नंबर भी रहता है, फोन लगा दिया इनको। मैंने कहा भाई पल्लवी जी, ये तो गजब का उपन्यास, दुनिया किस तरह बदल रही है, गांव कैसे आधुनिक होने की होड़ में लगे हुए हैं, और गांव जब आधुनिक होने की होड़ में लगता है, क्या क्या विद्रूपताएं सामने। कृष्णकांत इसका नायक है, और पल्लवी जी ने जो पूरा परिवेश लिया है अंधकार, और उस अंधकार में एक काठ का उल्लू बन जाता है अंत में बेचारा कृष्णकांत। पढ़िएगा इस उपन्यास को, अद्वितीय कार्य किया है उन्होंने। और इसलिए ये भाग्यवान उपन्यास, इसलिए भाग्यवान है
क्योंकि जाबिर हुसैन साहब के संपादन में छपने वाली पत्रिका में पूरी की पूरी छपी और अब विराजमान प्रकाशन से प्रकाशित हो रहा है हुआ है। तो कृष्णकांत अपने समय का, इस वक्त का काट का उल्लू है। बहुत सारी विडंबनाओं से का साक्षी है, देखता है दुनिया किस तरह बदल रही है, गांव कैसे आधुनिक बनने की होड़ में है और कैसा पूरा प्रहसन समाज में रचा जा रहा है। कृष्णकांत इसे देख रहा है। मैं अपने गांव जाता रहता हूं बराबर, क्योंकि अपने रूट से जुड़े रहने की मेरी बड़ी इच्छा रहती है। मैंने गुजरे दिनों में देखा कि अचानक हमारे गांव में 2 ब्यूटी पार्लर खुल गए। हैरान रह गया कि हमारे गांव में ब्यूटी पार्लर शुरू हो गया है। तो हमारे बड़े भाई साहब प्रोफेसर रहे हैं, तो उनके सामने सब पोती बेटी के तरह की बच्चियां सब हैं, तो वो बहुत सरल स्वभाव के हैं। तो बोले बहुत चिल्ला के तुम जा रहे हो, तो आईब्रो भी होता है। तो बोलिए जी बाबा, तो गए थे वहां पर, कितना पैसा लेता है? तो 10 रुपये। अच्छा, तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ गांव कैसे, वहाँ किसी ब्यूटी पार्लर की मैं कभी सोच नहीं सकता था, और गांव में फेशियल, आईब्रो सेटिंग और ये सारा कुछ जो है महिलाएं जाती हैं। शहर की तरह तो नहीं, वहाँ तो 500-1000 रुपया लगता है। 10 रुपया, 25 रुपया, मैक्सिमम चार्ज है उसका 50 रुपया। और वो मतलब कोई सीख के आई है गांव की ही लड़की जो वो करती है ब्यूटी पार्लर में। तो गांव इस तरह बदल रहा है और एक तरह का फैशन भी वो ले रहा है, क्योंकि गांव जो है सहज पके सो मीठा हो, सरलता ही गांव की का वो समझिए हस्ताक्षर है। और उस सरलता में जब ये सब कवायद होने लगती है तो पल्लवी जी जैसी लेखिकाएं कलम उठाने के लिए मजबूर हो जाती है। बड़ा गजब सा है, गुदगुदाता भी है ये सब जो गतिविधियां होती है। तो इसलिए कृष्णकांत इन सारे परिदृश्यों से गुजरता है, जीवन के कई धक्कों से गुजरता है और वो अंत में बड़ा क्षुब्ध होता है। लेकिन पल्लवी जी ने उस अंधकार में भी रोशनी की एक झिरी सी देखी और इसलिए यह उपन्यास अपने आप में अपने समय का दस्तावेज बन चुका है। आखिर में मैं यही बात कहना चाहूँगा, इस अंधकार के अंधेरे कैनवास को चुना है दक्षिणेश्वर जी। तो ईश्वर ने दुनिया में जितने खुशबूदार फूल बनाए हैं, एक आध गुलाब वगैरह को छोड़कर, वो सारे खुशबूदार सुगंधित फूल रात को ही थे। और जिसमें खुशबू नहीं है वो दिन के उजाले में और किरण के पड़ने पर खिलते हैं। लेकिन अंधकार में, चांदनी रातों में अब जितने फूल, जूही, चमेली, रात रानी, उठा लीजिए जितने, मतलब अब जितने भी फूल, शिवली फूल जो कहते हैं वो हर श्रृंगार का, बंगला में उसको शिवली फूल, रेणु जी बंगला के बड़े प्रेमी थे। तो वो जो है हर श्रृंगार का फूल, तो शिवली फूल, यह सारा कुछ जो है रात के अंधकार में खिलता। सृजन का मतलब है अंधकार जब आपको मिलेगा, जब परम शांति, गहरी शांति मिलेगी, सृजन, खुशबू, सुगंध की निर्मित तभी होती है। इसलिए ये जो रोशनी की झिरी सी थोड़ी देखी है, थोड़ी सी चांदनी पाई है काट के उल्लू में, उसको जरा जरूर देख लीजिएगा अपनी खिड़की खोलकर। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अब अब्दुल बिस्मिल्लाह जी इस उपन्यास के बारे में कुछ कहेंगे। उन्होंने उपन्यास पढ़ कर रखा ही है और इसका ब्लर्ब, बहुत सुंदर ब्लर्ब भी उनका लिखा हुआ है। मैं बहुत ही आदर के साथ में उन्हें माइक दे रहा हूँ। पल्लवी से अभी कहता हूँ जी नहीं लगा। पहले बार मेरी मुलाकात उससे गनहौली में हुई, कार्यक्रम आने पर। उसके बाद
और छपा भी पुस्तक के रूप में नहीं आया है लाल, वो इन्होंने मुझे उपलब्ध कराया। ये भूमिका बांध रहा हूँ तो वो पढ़कर असल आदत होती है। लाल रंग का कलम दिया और इतने निशान लगा दिए और इनको भेज दिया। मैंने कहा मैंने कहा क्या देखती हो तुम? मैंने कहा ये व्याकरण की लीड होती है तुम्हारे। आप शायद ये जो है आप इन्होंने कहा कि अब आप गुरु हो गए, अब व्याकरण अद्भुत है साहब कि इतनी जल्दी इन्होंने अपना परिष्कार कर अपनी भाषा का परिष्कार कर ये इस उपन्यास को नहीं इतनी जल्दी कोई परिष्कार नहीं होता है, ये मैं कभी देखा नहीं। ये बड़ी खूबी की ये अब ये उपन्यास एक गंभीर चर्चा की मांग है तो यहाँ संभव नहीं है। ये गोष्ठी नहीं है, सेमिनार भोजन उपन्यास का थीम क्या उपन्यास का तो आमतौर पर लोग कहते हैं ये थीम है, लेकिन ये उपन्यास का थीम आपको ढूंढना पड़ेगा क्योंकि कोई एक थीम नहीं है। यह सबसे बड़ी विशेषता है कि इस उपन्यास का कोई एक इसमें थीम्स लेयर्स हैं, परतें हैं और वो परतें हैं उझेरते चले जाएंगे जैसे प्याज की छिलके आप ये उझेरते चले जाएंगे की परतें हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो एक तरफ दूसरी तरफ अभिजात के वर्ग है, तीसरी तरफ राजनीति, चौथी तरफ जाति व्यवस्था है और पांचवी तरफ समाज है, छठवीं तरफ परिवार पारिवारिक संबंध है। अब इतने ये तो मैं गिना गया अनगिनत, तो ये किसी एक चीज को लेकर लिखा हुआ उपन्यास और जैसे जीवन में जीवन का हमारे एक रूप नहीं होता, जीवन के विविध रूप होते, वैसे ही इस उपन्यास के भी विविध रूप, वो रूप एक उपन्यास जो छोटा सा उपन्यास जैसे जीवन के विविध रूप वैसे ही आप देखना। इस उपन्यास का जो शीर्षक काग का उल्लू, काग का उल्लू मुहावरा भी मुहावरे के रूप में सवाल ये है कि इस उपन्यास में इसका नाम काग का उल्लू क्यों है? तो काग का उल्लू हम किसी को कैसे, अरे फला आदमी में तो काग का उल्लू या किसी को अभद्रता के साथ बोलना है या किसी को मजाक उड़ाना के लिए तो मेरे काग का उल्लू है। कौन इसमें काग का उल्लू? काग का उल्लू है नौकरशाह। नौकरशाह काग का उल्लू होता है। क्लियर है लेकिन पढ़ने से क्लियर होगा, ऐसा नहीं क्लियर होगा। अच्छा, अब ये उल्लू जो है ये क्या है? किस कैटेगरी में उल्लू को रखेंगे? ध्यान दे दीजिए।
ये कठपुतली है, हम मनुष्य हैं, ये जो तमाम जीव जंतु हैं, उनमें जानवर हैं जो गाय बैल हिरण शेर, ये जानवर, पक्षी चिड़िया हैं। उल्लू क्या है? मनुष्य तो खैर नहीं है, लेकिन उल्लू जानवर है या चिड़िया है या सांप तो है नहीं, क्या है? आमतौर पर पक्षी की श्रेणी में रखा गया, लेकिन पक्षी का मुख्य गुण क्या है? पक्षी उड़ता, काश का उल्लू उड़ता, वो उड़ नहीं सकता, वह जिस साथ पर बैठा है, जिस डाल पर बैठा है, उसी पर वो बैठा है, उसी से चिपका रहता है, उसी से बैठा रहता है, उड़ता नहीं, उड़ नहीं सकता। नहीं वो नौकरशाह जो होता है वो काठ का उल्लू होता है। ये जिस जो अफसर है, जिस पद पर है, वो उस पद से चिपका हुआ है, वो जिसके अंडर काम कर रहा है उच्च पदाधिकारी, उससे चिपका हुआ है वो साथी। जो वो कृष्णकांत के बेटे से उसका अफेयर होता है और वो विवाह लेकिन उसको उस दलित विमर्श की तरह नहीं लिखा है पल्लवी। यह अद्भुत बात है, आपको दलित लड़की से विवाह करवाया जाता है, क्यों? इस चक्कर में कि ये लड़का नौकरी खोकरी छोड़े और ये पॉलिटिक्स में चला गया, क्योंकि बाप के ससुर पॉलिटिक्स में है, तो ये पॉलिटिक्स में चला जाए तो दलितों के वोट मिलेंगे उसको। इसलिए इसमें एक वाक्य है उस लड़की के बारे में, नाम लड़की का याद नहीं आ रहा है, वाक्य याद है कि वह एक दलित इकाई बनकर रहती है। वह लड़की नहीं है, एक दलित इकाई बनकर रही। यह उसकी विडंबना, तो यह विडंबनाओं से भरा हुआ होता है। कितनी विडंबनाएं हैं, और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, और कार्यकर्ता होंगे। और जैसा कि बदलता हुआ गांव बदल रहा वो है, इसमें है, गांव बदल रहा है, सारी सुविधाएं गांव में, बिजली आ गई है, पानी आ गया, सब कुछ आ गया, सारी सुविधाएं बदलता हुआ गांव। और अंधेरे का करते हुए इन्होंने एक मेटाफर बोल देता हूँ, एक रूपक क्रिएट किया इन्होंने कि जितने खुशबूदार फूल है वो अंधेरे में खिलते हैं, रात में खिलते हैं और दिन में अंधेरे में। मैं मेटाफर नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल रियल बता रहा हूँ कि इस उपन्यास में जो अंधेरा है ना, उसमें एक रोशनी है। और वो जानते कौन है? वो है बूढ़ी दादी, बूढ़ी औरत कृष्णकांत की माँ, जो सारे सब अभिजात वर्ग के हैं, ये हैं, वो हैं, बड़े बड़े घर बना कर चले गए, गाँव छोड़ गए। उसने ना अपना गाँव छोड़ा, ना अपना घर छोड़ा, अकेली रह रही है पूरे गाँव में, अकेली रह रही है पूरे गाँव में। वह एक दिए की तरह, दिए के लौ की तरह टिमटिमार है, दिए के लौ की तरह टिमटिमार है, तो वो है। और अंत में एक वाक्य अपनी बात कर, एक वाक्य इसमें बहुत क्या कहें, महत्वपूर्ण शब्द उसके लिए पर्याप्त नहीं है। मैं कहूँ कि बहुत रोचक है, वो पर्याप्त नहीं है। मैं कहूँ कि सत्य है, वो पर्याप्त नहीं है।
बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य है एक, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही, मुझे तो इतना मजा आता है कि वो आज वाक्य जो है मैं कई जगह तुरंत बोलूं। हाँ, आपको भी सुना दे। इस देश में जैसे कम्युनिस्ट पार्टी भाई मार्क्सिज्म के जब प्रभाव आया, समाजवादी पार्टी बनी, मार्क्सवादी पार्टियां बनी, तो ये हुआ कि समाजवाद, और ये सपना दिखाया गया कि समाजवाद आएगा तो समानता आ जाएगी, यानी सारे लोग बराबर हो जाएंगे, सबको बराबर सुविधाएं मिलेंगी, सब समान हो जाएंगे। तो इसमें एक वाक्य है, यही गांव का जो बदलाव हुआ, गांव क्या पूरा संसार ही बदल गया है। एक वाक्य है कि समाजवाद को समानता नहीं ला सका, लेकिन व्यक्तिवाद ने समानता ला दिया मोबाइल की शक्ल। हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, चाहे वो मजदूर हो, भूखा मर रहा हो, लेकिन मोबाइल है उसके हाथ में, और चाहे वो ठंडा देश है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। समाजवाद को समानता नहीं ला सका, मोबाइल ने सबको समान कर दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सबका यहाँ पर होने के लिए, खासतौर पर विकास जी का, जो कि ठीक अचानक से हमने बुलाया और उन्होंने हमारे कमान रखा है और अपनी बात रखी। सर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया पल्लवी जी, शुक्रिया बिस्मिल्लाह सर, विकास जी, लक्ष्मणेश्वर जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार यहाँ पर होने के लिए। You put in this kind of prepare. Thousand.